बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। सत्रह दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही स्वाइन फ्लू की मरीज, बावजूद इसके संयुक्त संचालक का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा मरीज को दे दी गई अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टर्स ने दिखाया कमाल, बच्चे के फेफड़े में फंसी जिंदा मछली निकाल कर बचाई जान। खेल खेल में निकल ली थी जिंदा मछली। फिर रुकी हॉस्पिटल व होटल के खिलाफ अवैध निर्माण की कार्रवाई। निगम की तैयारी हुई बेकार, संचालक कोर्ट से लाए स्थगन। बेटे की प्रताड़ना और धमकी से सहमे माता पिता ने ली पुलिस की शरण। मकान में हिस्से के लिए करता था मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। और शहला हत्याकांड के आरोपी सबा ने लगाया सीबीआई पर आरोप। ध्रुव को बताया मास्टरमाइंड। कहा सीबीआई की ध्रुव से हुई डील। कोर्ट ने आरोपियों को 11 जून तक भेजा न्यायिक हिरासत में। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। हद तो तब हो गई जब 17 दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से स्वाइन फ्लू के मरीज संघर्ष कर रही है और उधर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर शरद पंडित कहते हैं कि महिला के अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। शायद विभाग को महिला की मौत का इंतजार है। 3 साल पूर्व जब प्रदेश में स्वाइन फ्लू की कई सारे मामले सामने आए थे तो सरकार को विधानसभा में जवाब देना मुश्किल पड़ गया था। अब जब स्वाइन फ्लू की दस्तक बीते 2 सालों में प्रदेश में नहीं हुई है तो जिम्मेदार निष्क्रिय होकर बैठ गए। दरअसल पिछले 5 मई को मीना सोनी नामक एक गर्भवती महिला अरबिंदो अस्पताल में छाती में कफ जमने की वजह से आईसीयू में भर्ती हुई, जिसने 7 मई को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 8 मई को महिला का उपचार कर रहे डॉक्टर्स को महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई दिए। उपचार कर रहे डॉक्टर्स ने तुरंत ब्लड के सैंपल लेकर स्वाइन फ्लू कंफर्म करने के लिए जबलपुर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भेजा, जहां से 11 मई को टेस्ट रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि महिला को स्वाइन फ्लू है और इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी है। पता लगा लिया था, उनको शंका हो गई थी कि इन्हें स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो उन्होंने ये 7 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ है सिजेरियन, और 8 को ही इसका सैंपल जो है ब्लड का हमने CMHO साहब के ऑफिस में भेज दिया था। वहाँ से जबलपुर से जो जांच होके आई उसके पहले ही हमने स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। महिला के पति पवन से सवाल किया गया कि जब 11 मई से स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहां आया या नहीं, तो इस पर उसका कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के PA यहां आकर हालचाल जानकर गए थे, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं किया। हाँ सर, उनके बात तो हुई थी सर, वो भी आए थे सर, लेकिन उन्होंने बात करी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ उनका इतना वो नहीं मिला। कोई आश्वासन सर उनके PA ने दिया था, बाकी इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा सर। बोले बहुत सारे नेता वगैरह आते हैं यहाँ पे, हम क्या करें ये वो सर। जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। फिर संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर शरद पंडित से बात की गई तो उन्होंने लापरवाही की हद कर दी। उन्होंने फोन पर कहा कि उस वक्त वह महिला की हालत में सुधार हो गया है और उसकी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। अपनी पत्नी के इंतजार में अब तक 3 लाख रुपए खर्च कर चुके 4 बच्चों के पिता पवन सोनी की आर्थिक स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वह प्रदेश के मुखिया से आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। साथ ही पवन का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने मदद के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया। साहब मैं मतलब कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और जितना भी था सब में से इधर जितना ला सकता था ब्लैक के कर दिया सर, उसके बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है और अभी बहुत दयनीय हालत हो रही है सर। मुख्यमंत्री साहब डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि कुछ जो भी हो सर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर। अगर BTV न्यूज के दर्शक पवन सोनी की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं 7869921107। शहर में यूं तो बच्चों द्वारा कंचे, बटन, सुपारी, मूंगफली के दाने और प्लास्टिक के खिलौने के टुकड़े निगलने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं और उनका इलाज भी हो जाता है।
लेकिन शहर में ये अपने आप में पहला और अनोखा केस है जिसमें डॉक्टर की टीम ने एक बच्चे के फेफड़े में फंसी जिंदा मछली को बाहर निकाला। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर निखिल सक्सेना और डॉक्टर प्रमोद झवर ने बताया कि 23 मई को खरगोन में रहने वाले 12 साल के अनिल बरेला अजीब सी समस्या के साथ उनके पास पहुंचा। नदी में मछली पकड़ने गए अनिल ने खेल खेल में जिंदा मछली को निगल लिया था, जिसके कारण उसकी सांस भरने लगी थी। ब्रोंकोस्कोपी जांच के बाद डॉक्टर झवर ने पाया कि बच्चे के बाएं फेफड़े में 9 सेंटीमीटर की जिंदा मछली फंसी थी, जिससे मछली के श्वास नली में तड़पने से मरीज को बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की टीम ने रिजिड ब्रोनोस्कोपी की मदद से और बिना किसी चीरफाड़ के मछली को फेफड़े में से निकालकर अनिल का जीवन बचा लिया है। चली गई और मछली चूंकि सांस की नली में गई थी तो इसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और छाती में दर्द हो रहा था। जो हमने ऑक्सीजन सेचुरेशन इसका देखा अस्पताल में तो वो काफ़ी घट गया था और बच्चे को सांस शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही थी। डॉक्टर प्रमोद झवर ने तुरंत फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप से अंदर सांस की नली में जांच की और देखा कि आखिर क्योंकि मछली जो है वो बहुत सामान्य तरीके से शरीर के अंदर नहीं जा पाती है और ये अपने किस्म का पहला केस था जब ये बता रहा था कि जिंदा मछली सांस की नली में चली गई है। तो डॉक्टर झवर ने अपने फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप से मछली को देखा, उसकी पोजीशन बताई कि ये लेफ्ट लंग को पूरा उसने ब्लॉक कर दिया है और उसके कारण इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चूँकि इसको मछली जिंदा थी और हिल रही थी, हमने ये तय किया कि इसको बेहोश करके और रिजिड ब्रोंकोस्कोप के द्वारा निकालेंगे। तो निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल निवसरकर के सहयोग से मैंने रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करके और इस मछली को बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि अनिल के फेफड़े में मछली फंसने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई थी। अगर मछली को समय पर निकाला नहीं जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। 25 मई से शुरू हुए नवतपे ने अपने मिजाज के अनुरूप असर दिखाना शुरू कर दिया है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के दूसरे दिन ही तापमान 42 डिग्री के आसपास झूलता रहा। पारे के मिजाज से साफ है कि आने वाले दिनों में सूर्य अपने तीखे तेवर से लोगों को झुलसाता रहेगा। नवतपे के दूसरे दिन सुबह से ही आसमान पूरी तरह से साफ रहा और 10 बजे से ही सूर्य ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। दोपहर होते होते सड़कों पर सफर करने वाले मुसाफिर अपने अपने इंतजाम के साथ घर दफ्तर से बाहर निकले। कड़क धूप में पुरुष जहां टोपी, चश्मे और गमछे के सहारे बाहर निकले, तो महिलाएं और लड़कियां हमेशा की तरह स्कार्फ से अपना बचाव करती नजर आईं। नवतपे के दूसरे दिन भी पारा 42 डिग्री के आसपास झूलता रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब साफ है, आने वाले कुछ दिन राहत भरे तो नहीं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी से आफत भरे जरूर रहेंगे। अदालत से स्टे मिलने के कारण स्कीम नंबर 54 स्थित 2 प्राइवेट हॉस्पिटल और 2 होटल तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच गए। पार्किंग पर अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग के मामले में नगर निगम ने चारों संस्थानों के खिलाफ शनिवार को कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। अदालत से स्टे मिलने के कारण निगम को अपने हाथ खींचना पड़े। इसके पहले भी निगम को पिछले दिनों उस वक्त मात खाना पड़ी थी जब 4 निजी अस्पताल के संचालक कार्रवाई शुरू होने के पहले ही कोर्ट से स्थगन ले आए थे। विजयनगर स्कीम नंबर 54 स्थित ज्योति हॉस्पिटल और आशीष नर्सिंग होम के अलावा होटल डायमंड एवं होटल पार्क के अवैध हिस्से पर नगर निगम द्वारा शनिवार को हथौड़े चलाने और सील करने की तैयारियां कर ली गई थी। दोनों होटल व प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा न केवल रहवासी क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, बल्कि पार्किंग के स्थान पर अवैध निर्माण भी किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चारों के खिलाफ कार्यवाही की जाना थी, लेकिन अदालत से स्टे आने के कारण कार्यवाही के नाम पर नगर निगम के दस्ते को हाथ मलना पड़ा। नगर निगम के रिमूवल अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय के अनुसार होटल व नर्सिंग होम को 1 सप्ताह के लिए अदालत से स्टे मिला है। आज हाई कोर्ट के जो सूची है उसके अंतर्गत आज स्कीम नंबर 54 में 4 जगह पर कार्रवाई करना थी, जिसमें एक ज्योति हॉस्पिटल है, एक आशीष नर्सिंग होम है, होटल पार्क है और होटल डायमंड इन। इनमें से 3 जगहों में कोर्ट के स्टे होने से कार्रवाई नहीं हो पाई है
और एक जगह कोर्ट में उसमें भी स्टे हो गया, उसकी कॉपी अभी आना शेष है। गौरतलब है कि निगम को पूर्व में भी मात मिल चुकी है। पिछले दिनों क्योरवेल हॉस्पिटल, अग्रवाल नर्सिंग होम, रिकवरी हॉस्पिटल और लक्ष्मी मेमोरियल के संचालक भी कार्यवाही शुरू होने के पहले ही अदालत से स्टे ले आए थे। बेटे से प्रताड़ित मां बाप ने अपने बेटे के खिलाफ ही एरोड्रम थाने में मामला दर्ज कराया है। आमतौर पर पुलिस घरेलू हिंसा मामले में सामान्य IPS की धाराओं में मामला दर्ज करती है, मगर एरोड्रम पुलिस ने बेटे के खिलाफ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। एरोड्रम थाने में पुलिस ने माता पिता के साथ मारपीट करने और धमकाने वाले बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम की धारा 323 और 24 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी गोवर्धन सिंह रघुवंशी ने बताया कि उनका बेटा मनोज पिछले कई सालों से उनसे अलग रह रहा है। SBI से बतौर कैशियर रिटायर हुए रघुवंशी अपनी पत्नी और 2 बेटों मनोज और विनोद के साथ कालानी नगर स्थित अपने मकान में रह रहे थे। बड़ा बेटा मनोज शादी के बाद से ही अलग हो गया था। तभी से मनोज अपने पिता पर मकान के हिस्से के लिए दबाव बना रहा था। पिछले दिनों मनोज ने प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए जान से मारने की धमकी देने के साथ ही माता पिता से मारपीट तक कर डाली। बेटे मनोज से प्रताड़ित होकर गोवर्धन रघुवंशी ने CSP शैलेंद्र सिंह चौहान को आवेदन दिया। हमेशा आने गाली गलौज करना और कहता है कि मैं ऐसा करूँगा क्या, और हिस्सा मांगता है और कहता है मेरे रहने को दो, जबकि हमने उसको आने पर पहले भी रहने को दिया, उसके बाद भी उसने कोई अच्छे तरह से आने यहाँ पे वो नहीं करा साहब हमारे संग। और अब अपनी खुशी से वो 20 साल से अलग रह रहा है, हमने कोई उसको अलग नहीं किया। वो उन्होंने बिल्कुल उन्हें फ़ौरन एक्शन लेके आने, यानी एरोड्रम थाने पे TI साहब आए थे, वो भी आने मेरी कंप्लेंट है वो करके गए आने, और उन्होंने कि आप जाओ दादा आप आने, क्या साहब ने आने जो बोला था, आप वरिष्ठ नागरिक हो, 68 साल के हो, आपके हमारी तरफ से पूरी आने मदद मिलेगी आप, जिसके तहत कार्यवाही करते हुए एरोड्रम पुलिस ने संभवतः पहली बार 207 में बने इस अधिनियम की धाराओं का उपयोग किया है। गोवर्धन रघुवंशी नाम के वरिष्ठ नागरिक हैं, कम से कम 67-68 साल की उम्र है। उनका बड़ा लड़का जो कि अलग 20 साल से अलग रह रहा है और उनको परेशान कर रहा है, भरण पोषण नहीं कर रहा है, और इनके स्वयं के द्वारा बनाए हुए मकान में हिस्सा लेने के लिए पिछले 1 साल से उनको परेशान कर रहा है, मारपीट करता रहा, गाली गलौज, अश्लील गालियाँ दी, एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 24 के तहत इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, वो कार्रवाई की जा रही है। आमतौर पर पुलिस घरेलू हिंसा के मामलों में आम धाराओं का उपयोग करती है, मगर CSP के निर्देश के बाद पुलिस ने गैर जमानती विशेष धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है ताकि पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिल सके। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नए कुलपति के चक्कर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद की होने वाली बैठक नहीं हो पाई। मामला उलझने की वजह से न तो विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिला और न ही बैठक आयोजित हुई। नए कुलपति का मामला लंबित होने और बैठक टलने से सबसे ज्यादा राहत प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल को मिली है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में शनिवार को कार्य परिषद की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसको लेकर सदस्यों को सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन इसी बीच कुलपति के चयन के लिए सर्च समिति की बैठक आयोजित होने की वजह से कार्य परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया। सर्च कमेटी बैठक तो हुई, मगर नए कुलपति के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। दरअसल मामला उलझने की वजह से कुलपति के नाम की घोषणा भी अटक गई है। इस सब से जुड़ा मजेदार पहलू यह है कि न तो विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल पाया है और न ही बैठक आयोजित हो पाई है। इधर कार्य परिषद की बैठक टलने और नए कुलपति का मामला लंबित होने से सबसे ज्यादा राहत प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल को मिली है। यदि कार्य परिषद की बैठक होती तो कुछ विवादित निर्णयों पर प्रभारी कुलपति की जमकर घेराबंदी होती।
जिसकी सारी तैयारियां कुलपति विरोधी सदस्यों ने कर ली थी। उधर नए कुलपति का मामला अटकने की वजह से प्रभारी कुलपति को और भी कार्य करने के साथ ही विरोधियों को निपटाने का मौका भी मिल गया है। प्रभारी कुलपति ने शुक्रवार को जहां अपने पाले के डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सीईटी परीक्षा का चेयरमैन बनवा दिया, वहीं प्रबंधकीय अध्ययन बोर्ड का गठन भी कर दिया। बोर्ड के चेयरमैन की कमान भी कुलपति ने अपने चहेते डॉक्टर राजीव गुप्ता के हाथों में दिलवा दी। जानकारों का कहना है कि प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल को यदि आगे भी ऐसे अवसर मिलते रहे तो वे बहुत कुछ कर गुजरेंगे। इधर जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार नए कुलपति का मामला भी और खिंचेगा, क्योंकि कुलपति चयन के मामले में राजनीतिक पेंच फंस गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जहां अपने पसंद का कुलपति चाहते हैं, वहीं प्रदेश सरकार भी कुलपति के मामले में दखल दे रही है। राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय बनाने रखने के लिए प्रदेश सरकार ऐसा कुलपति चाहती है जो सबको साथ लेकर चले। बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड के मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट में आरोपी जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब डेंजर, शूटर इरफान अली और ताबिश को पेश किया गया। जाहिदा और सबा ने वापस दोहराया कि सीबीआई असली आरोपी को बचा रही है, क्योंकि उसके साथ सीबीआई की डील हो चुकी है। भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह ही मास्टरमाइंड है, वहीं अन्य आरोपियों ने केस को झूठा बताया। गौरतलब है कि सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश किया, जिसमें भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। हाई प्रोफाइल शहला मसूद हत्याकांड के मामले में शनिवार को 5 आरोपियों को न्यायाधीश शुभ्रा सिंह के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सीबीआई की ओर से आरोपी जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब डेंजर, शूटर इरफान अली और ताबिश खान को चालान की कॉपी दी गई। सबा ने कोर्ट पेशी से लौटते समय मीडिया से बातचीत में सीबीआई पर आरोप लगाया कि सीबीआई मास्टरमाइंड को बचा रही है। ध्रुवनारायण ही मास्टरमाइंड है, वह शुरू से इस मामले में शामिल है। वो शुरू से इन्वॉल्व है। ध्रुवनारायण हमें तो खुद नहीं मालूम है कि हमें फंसाया कैसे बोल रही है कि ध्रुवनारायण सिंह ने इसमें मास्टरमाइंड है, तो सीबीआई ने क्लीन चिट क्यों दी है उसको? क्या कारण है? डील हुई होगी, ये तो सीबीआई ही आपको बेहतर बताएगी ना। अगर कुछ था नहीं तो ध्रुवनारायण सिंह का नाम पहले क्यों आया और अचानक हम लोगों को उठाकर ले आए? वो शुरू से इन्वॉल्व है। ध्रुवनारायण वहीं जाहिदा परवेज ने खुद पर दबाव होने की बात कही। साथ ही सीबीआई पर आरोप लगाया कि सीबीआई ने बेगुनाहों को फंसा दिया और आरोपियों को बचा लिया। एक मिनट क्या बोलेंगे? लेकिन ध्रुव साफ क्या बोलेंगे? क्या ध्रुव ने आपको यूज किया? बेगुनाहों को फंसा दिया और आरोपियों को बचा लिया। लेकिन ध्रुव प्रेशर किसका है आपके ऊपर? अरे यार तुम तो नहीं, प्रेशर किसका है आपके ऊपर? कुछ है आपके? जाहिदा जो सीबीआई को सबूत मिले उसमें कहा गया है आपने ध्रुवनारायण सिंह ने अपना जन्मदिन नहीं बनाया इसलिए आपने उनकी हत्या करवा दी। कुछ कहना आपका? तो सच क्या है? सच बताइए, आप सच बताओ, सच बता दीजिए। सच मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैं खामोश क्यों? आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि कितना प्रेशर है? प्रेशर किसका है आपके ऊपर? अरे यार तुम तो नहीं, प्रेशर किसका है आपके ऊपर? जाहिदा सबा प्रेशर किसका है? प्रेशर किसका बता रहे हैं आप? बीजेपी का प्रेशर है आपके ऊपर क्या? बंद कर दो। इधर आगे की कार्यवाही के सवाल का जवाब देते हुए जाहिदा ने कहा कि आरोपों का जवाब कोर्ट में ही देंगे। तो अब आप क्या करोगे? अब आपका क्या कहना है? इन आरोपों का जवाब देंगे। अब हम इन आरोपों का जवाब देंगे और कोर्ट में देंगे। वहीं शाकिब ने ध्रुवनारायण का बचाव किया। इसके बारे में ध्रुवनारायण जी का हमें नहीं मालूम, उनका कोई रोल नहीं है। उन्हें जबरन उनका नाम खराब करा जा रहा है उसमें, और कुछ नहीं। उनकी छवि खराब करी जा रही है। चार्जशीट दी गई है, ये इंग्लिश में है, आप कैसे पढ़ पाएंगे इसको? हेल्प लेने वाले इसको ये चार्जशीट को ले आए कोने में पटक देंगे। आपको लगता है कि ये गलत तरीके से ये गलत टोटल, ये तो आप लोग भी समझ लेंगे गलत तरीके से बताया गया है। थोड़ा सा नहीं चल रहा है, ये तो आप लोग भी इस चीज को देख के समझ सकते हैं झूठा बताया गया। नहीं था जी नहीं, बिल्कुल गलत है, पहले भी कह चुके हैं, सब झूठा फर्जी बताया गया है। शहला मसूद की हत्या किसने कराई? आपके नजर में किसने कराई होगी? जब ओरिजिनल हथियार सामने आएंगे तो खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा।
वहीं शूटर इरफान और ताबिश ने मामले को फर्जी और बेबुनियाद बताया। गोली मारी है। हम तो यहाँ आए नहीं, कोई सब झूठ है एकदम। है मुकदमा सीबीआई तो आपसे लगा। वहीं आरोपियों की तरफ से प्रकरण की सुनवाई भोपाल में कराए जाने को लेकर कोर्ट में ही दी गई अर्जी पर 11 जून को बहस होगी। सीबीआई के वकील हेमंत शुक्ला ने बताया कि केस ट्रांसफर का निर्णय कोर्ट करेगी। वहीं आरोपियों के वकील नफीसा खान का कहना है कि चालान की स्टडी करने के बाद देखेंगे कि सीबीआई ने फॉल्स केस बनाया है या इसमें कोई दम है। गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की 16 अगस्त 2011 को भोपाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में कुछ खास पता नहीं चलने पर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच के बाद 28 फरवरी 2012 को जाहिदा परवेज और शाकिब डेंजर को गिरफ्तार किया था। 2 दिन बाद ही जाहिदा के मित्र सबा फारूकी, शूटर इरफान अली और ताबिश खान को पकड़ा गया था। सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें विधायक ध्रुव नारायण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई थी। अवैध खनन को लेकर मुरैना में हुए चर्चित आईपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी को शनिवार सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अवैध खनन को लेकर मुरैना में हुए चर्चित आईपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी मनोज गुर्जर को शनिवार सीबीआई न्यायाधीश शुभ्रा सिंह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 11 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि मुरैना के एसडीओपी नरेंद्र कुमार को अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नरेंद्र ने अवैध खनन रुकवाया तो ट्रैक्टर चालक मनोज गुर्जर ने उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी जमीन पर हुए बोरिंग पर आधिपत्य को लेकर स्कीम नंबर 51 में भाजपा पार्षद और स्थानीय रहवासी संघ में विवाद हो गया। रहवासी संघ जहां बोरिंग पर अपना स्वामित्व बता रहा है, वहीं भाजपा पार्षद बोरिंग को सरकारी संपत्ति बता रहे हैं। फिलहाल मामला शांत हो गया है, मगर रहवासी संघ पार्षद पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहा है। स्कीम नंबर 51 के अवंतिका इलाके में रहवासी संघ और भाजपा पार्षद अश्विनी शुक्ला का क्षेत्र के बोरिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद रहवासी संघ ने पार्षद पर सोसाइटी के दफ्तर पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। वहीं पार्षद ने आरोपों का जवाब देते हुए किसी भी तरह के हमले की बात से इनकार किया। रहवासी संघ के सदस्य इंद्रजीत सिंह ने बताया कि रहवासी संघ के करीब 40 से ज्यादा परिवारों ने पैसा इकट्ठा कर कुछ साल पहले सामूहिक बोरिंग कराया था। जिस जमीन पर बोरिंग हुआ था उस पर बाद में गार्डन बन गया है। रहवासियों की माने तो गार्डन में लगे बोरिंग पर पार्षद अश्विनी शुक्ला अब अपना कब्जा चाहते हैं। इंद्रजीत सिंह ने पार्षद पर गुंडों द्वारा विवाद करने और पथराव करने का आरोप लगाया है। बगीचे के लिए लगाई गई, बगीचे के लिए, बगीचे को पानी, बगीचे में पानी जाने आने लगा, सब बढ़िया चल रहा था, सब अपने अपने घर सो रहे थे, लेकिन बाद में फिर किसी शैतान खोपड़ी ने फिर इसको खोल दिया और काट दिया था। यहाँ से काट दिया था, काट दिया कि अब पानी इधर जाएगा नहीं। तो फिर दूसरी बार झगड़ा हुआ तो फिर ये निर्णय ये हुआ कि आधा घंटा पानी इधर चलेगा और आधा घंटा इधर चलेगा। 1 घंटा जो भी डिसीजन हुआ बड़े बूढ़ों का वो डिसीजन हो गया। उसके बाद में कल की डेट में यहाँ पर ये बाल फिर बंद कर दिया गया और यहाँ से काट दिया गया। वहाँ बोर्ड हमारा लगा हुआ था, वहाँ से बोर्ड खींच के यहाँ लगा दिया गया इस जगह पे। मतलब बच्चे के साथ में पत्थर फेंक के मारा गया, वो हमें गलत लगा और दूसरा बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया गया। वहीं पार्षद शुक्ला ने बोरिंग के सरकारी जमीन पर होने की बात कहते हुए किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। बगीचे का कोई विवाद नहीं है। वहाँ के कुछ नागरिक जो है जो रात दिन वहाँ पानी देते हैं और बगीचे में एक बोरिंग है। उससे अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बैठ के और ये निर्णय लिया था कि इसमें से आधा घंटा जो है उन्होंने तय करा था कि आधा घंटा पानी जो है हम बगीचे के लिए दे दिया करें। वो जब वो चालू होता है
तो वो वाल्व बंद कर देंगे तो इधर प्रेशर बढ़ जाएगा। उस वाल्व को लगाने के लिए हमने नगर निगम से एक प्लम्बर भेजा था। उस प्लम्बर के साथ वहाँ कुछ पुलिस रहवासी संघ है, पुलिस के लोग हैं, वो रिटायर्ड पुलिस के, तो उन्होंने बदतमीजी करी और उसको भगा दिया। पथराव नहीं हुआ, पथराव तो ये तो घटने, तो मतलब प्रश्न ही क्यों खड़ा हुआ, पथराव हो ही नहीं, वहाँ बगीचों में कोई पथराव है ही नहीं, पत्थर ही नहीं पड़े। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत किया। मध्य प्रदेश शासन ने फुटपाथ पर व ठेला चलाकर सामान विक्रय करने वालों के लिए एक योजना तैयार करने के साथ ही नगर विक्रय समिति का गठन किया है। यह समिति फुटपाथी और ठेला चालकों की समस्याएं जानने के साथ ही उसका निदान भी करेगी। शासन द्वारा गठित समिति की शनिवार को पहली बैठक आयोजित हुई। समिति के चेयरमैन और निगम आयुक्त योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फुटपाथ और ठेला चलाकर धंधा करने वाले लोगों के लिए शहर में पथ निर्धारण और व्यापार का समय तय करने सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पथ पर विक्रय करने वालों के लिए योजना बनाई गई है, एक विनिमय अधिनियम पारित किया गया है। उसी सिलसिले में उसका सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण के पश्चात ये नगर विक्रय समिति शासन द्वारा गठित है। तो नगर विक्रय समिति श्रीमान आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आज सभी सदस्यों की मीटिंग हुई है और योजना से संबंधित इस पर चर्चा हुई है। नगर विक्रय समिति में एडीएम, सीएसपी, यातायात पुलिस और टाउन एंड कंट्री विभाग के अफसरों को भी शरीक किया गया है। दरगाह अजमेर शरीफ के 800वें उर्स के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी जियारत के लिए चादर अजमेर भेजी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई और मुस्लिम बंधु मौजूद थे। अजमेर में शुरू होने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के 800वें उर्स में शनिवार को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने चादर भेजी। रेसिडेंसी कोठी से चादर को रवाना करने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री के पत्र का वाचन किया। अर्ज गुजारिश है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 18वें उर्स मुबारक मौके पर मैं अपनी जानिब से अकीदत के फूलों के साथ चादर शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की बारगाह में भेज रहा हूँ। अजीमुल शसन उर्स के मौके पर देश के कोने कोने से आए जायरीनों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की और उन्नति करे, सद्भाव भाईचारा सदा बना रहे, इन्हीं दुआओं का मुंतजर हूँ। शिवराज सिंह चौहान। इंदौर से चादर लेकर रवाना होने वाले मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष एसके मुद्दीन ने बताया कि प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और उन्नति के लिए यह चादर 28 मई को ख्वाजा को चढ़ाई जाएगी। हमारे सूबे के हरदिल अजीज वजीर आला मोहतरम जनाब शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 800वें उर्स मुबारक मौके पर अकीदत के फूलों के साथ अजमेर शरीफ चादर शरीफ पेश करने के लिए मुझे दी है। उन्होंने ये कामना भी की है कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, उन्नति करे और सदैव ही आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। इसी कड़ी में अभी ज़ियारत के लिए यहाँ चादर शरीफ रखी गई थी और अभी मैं लेकर निकल रहा हूँ और इंशाअल्लाह 28 तारीख को 6 के कुल के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानिब से चादर शरीफ पेश करूँगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं के अलावा भाजपाई उपस्थित थे। पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में भाजपा की जारी नौटंकी के तहत शनिवार को केंद्र सरकार का उठावना कार्यक्रम छावनी चौराहे पर रखा गया। उठावने में बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे, जिन्होंने जमकर भाषणबाजी करते हुए केंद्र सरकार को कोसा। गुरुवार को भाजपाइयों ने छावनी चौराहे से केंद्र सरकार की शव यात्रा निकालकर जूनी इंदौर मुक्तिधाम के बाहर उसका अंतिम संस्कार किया था। तब भाजपाइयों ने यह घोषणा की थी कि वह केंद्र सरकार का उठावना और 13वें की रस्म भी अदा करेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को भाजपाइयों ने छावनी चौराहे पर सरकार का उठावना कार्यक्रम और शोक बैठक रखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज उसके बाजार में भाव क्या है, तो ये दोनों बातें झूठी है कि सरकार ने। शोक बैठक में नेताओं की भाषणबाजी और केंद्र पर आरोपों की झड़ी ने उसे चुनावी सभा बना दिया। $122 प्रति बैरल था, उस समय देश में पेट्रोल 164 रुपए लीटर मिल रहा था। आज
भाजपा के सह प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बताया कि भाजपा 31 मई को होने वाले बंद के पूर्व माहौल बनाना चाहती है, जिसके अंतर्गत उठावना शोक बैठक का आयोजन किया गया है। अनाधिकृत रूप से पीली बत्ती लगाकर घूम रहे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य पर ट्रैफिक डीएसपी ने चालानी कार्रवाई कर बत्ती हटवाई। वही बत्ती लगाकर घूम रहे सीडब्ल्यूसी मेंबर आखिर तक बत्ती लगाने की पात्रता की बात कहते रहे, मगर पात्रता संबंधी कागजात नहीं दिखा पाए। शनिवार सुबह आकस्मिक चेकिंग के दौरान ट्रैफिक डीएसपी प्रदीप चौहान ने पीली बत्ती लगी गाड़ी को रोका। बत्ती की पात्रता संबंधी कागजात मांगने पर गाड़ी में बैठे नितिन शुक्ला नामक शख्स ने खुद को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सदस्य बताते हुए खुद को बत्ती लगाने का पात्र बताया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी के अनुसार चेकिंग में पकड़े गए शख्स के पास बत्ती लगाने की पात्रता संबंधी कागजात नहीं पाए गए। इसी कारण गाड़ी से चालानी कार्रवाई कर बत्ती हटवाई गई। आज सुबह जब मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा ये गाड़ी नंबर MP09HB6057, इसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर भी लाल पट्टी लगी हुई है और कुछ जो लिखा हुआ है और पीली बत्ती भी लगी है। तो ये दोनों ही, चूँकि इनके पास पीली बत्ती लगाने की पात्रता नहीं है, तो इस संबंध में पीली कार्रवाई की गई है और इनके चालान बनाया गया है और जो लाइट है पीली बत्ती है उसको जब्त किया गया। हालांकि ट्रैफिक डीएसपी की कार्रवाई औपचारिकता मात्र थी, मगर शहर में ऐसे सैकड़ों वाहन हैं जो पीली और लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं। गौर करना होगा यातायात विभाग के अधिकारी कभी उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक महेश कुमार रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। रेलवे के जीएम 2 दिनों तक रतलाम रेल मंडल के तहत आने वाले रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। रेलवे जीएम का रविवार की सुबह रतलाम पहुंचने का कार्यक्रम है। रतलाम स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वे रतलाम फतेहाबाद रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। रेलवे जीएम महेश कुमार सोमवार को इंदौर रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे। इसी के साथ ही वे जनप्रतिनिधियों और मीडिया से भी चर्चा करेंगे। इधर रेलवे जीएम के दौरे को लेकर रतलाम रेलवे मंडल के अफसरों में हलचलें मची हुई हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे जीएम इसके पहले 19 मई को रतलाम मंडल के दौरे पर आने वाले थे। उनका ऐन वक्त पर दौरा टल गया था और रेलवे स्टेशन पर सारी तैयारियां धरी रह गई थी। एमआईजी पुलिस ने हॉस्टल से मोबाइल चुराने वाले एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले बच्चे को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा है। एमआईजी क्षेत्र के मीनू गर्ल्स हॉस्टल से मोबाइल चुराने वाले एक किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पिछली 22 तारीख को हॉस्टल से रिया नामक छात्रा का मोबाइल चुरा लिया था। पुलिस ने हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की। देखिए किस तरह से आरोपी ने मोबाइल पर हाथ साफ किया। एमआईजी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पंचकुमार की चाल में रहने वाले नाबालिग सुनील को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुनील के पास से चोरी का मोबाइल भी जब्त कर सुनील को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। ओमान में सेना के अधिकारी व स्थानीय नागरिक के सूने मकान में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी कर लाखों की चोरी की। सैन्य अधिकारी की पत्नी पुत्र की इंजीनियरिंग तैयारी के चलते इंदौर शिफ्ट हो गई थी। पूरी अलमारी लॉक थी, ये ऊपर वाला उधर का भी लॉक था। वो वहाँ कैमरे में सब थे। शहर के मध्य पारसी गली निवासी जिम पाववाला के यहाँ वारदात हुई। वे ओमान में सेना में अफसर हैं, जबकि पत्नी शिरीन पाववाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे पुत्र की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से इंदौर शिफ्ट हो गई है। सूने मकान की रखवाली के लिए महिला चौकीदार है, लेकिन बिजली कटी होने के कारण चौकीदार जरीना दिन भर रुकने के बाद रात को घर चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने मुख्य द्वार के लोहे के गेट को उचकाकर अंदर प्रवेश किया। वह इत्मीनान से पूरे घर को खंगाल कर लाखों रुपए का माल ले उड़े। हालांकि चोरी गए माल का खुलासा नहीं हुआ है। शिरीन पाववाला के मुताबिक घर के ज्यादातर जेवरात आदि कीमती सामान तो लॉकर में रखा है, किंतु चांदी के एंटीक सामान के अलावा देश विदेश से लाकर बसाया गया साजो सामान बदमाश ले उड़े। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सभी थाना क्षेत्रों में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही हैं और चोरों को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। एकतागंज पुलिस ने वाहन चलाने के शौकीन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा एकता नगर में रहने वाले प्रकाश बंटी और अनिल अंटाए को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों में प्रकाश और बंटी नाबालिग है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे वाहन चलाने के शौकीन हैं, वाहन चुरा कर चलाते और पेट्रोल खत्म होने पर छोड़ दिया करते थे।
पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में और भी वाहन मिलने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। 17 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही स्वाइन फ्लू की मरीज, बावजूद इसके संयुक्त संचालक का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा मरीज को दे दी गई अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टर्स ने दिखाया कमाल, बच्चे के फेफड़े में फंसी जिंदा मछली निकालकर बचाई जान, खेल खेल में निकल ली थी जिंदा मछली। फिर रुकी हॉस्पिटल व होटल के खिलाफ अवैध निर्माण की कार्रवाई, निगम की तैयारी हुई बेकार, संचालक कोर्ट से लाए स्थगन। बेटे की प्रताड़ना और धमकी से सहमे माता पिता ने ली पुलिस की शरण, मकान में हिस्से के लिए करता था मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। और शहला हत्याकांड के आरोपी सबा ने लगाया सीबीआई पर आरोप, ध्रुव को बताया मास्टरमाइंड, कहा सीबीआई की ध्रुव से हुई डील, कोर्ट ने आरोपियों को 11 जून तक भेजा न्यायिक हिरासत में।